1958 में आए लैंड रिफॉर्म बिल से लेफ्ट सरकार ने गरीबों को सिर्फ राशन नहीं बल्कि जमीन का मालिक बनाया, जिससे वहां की जनता लेफ्ट सरकार के साथ खड़ी रही। दूसरा, ट्रेड यूनियन। लेफ्ट ने केरलम में ट्रेड यूनियन बनाए, मजदूरों के लिए मिनिमम दिहाड़ी तय की, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एक नज़र में केरलम को देखें तो हर सेक्टर, बंदरगाह, रबर प्लांटेशन से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी यूनियन की ही चलती है। ज़्यादातर यूनियन लेफ्ट से जुड़े हैं और चुनाव में भी उनका ही साथ देते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। लेफ्ट ने सिर्फ विचारधारा पर नहीं बल्कि सिस्टम पर काम किया। चौथा, शिक्षा मॉडल। लेफ्ट ने केरलम में शुरू से ही शिक्षा पर फोकस किया। 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी, सरकारी फंड से चलने वाले स्कूल बनाए, जिससे केरलम में लिटरेसी रेट 94% जा पहुंचे। इससे एक जागरूक वोट बैंक तैयार हुआ जो लगातार लेफ्ट को सपोर्ट करता है। और पांचवी वजह है केरल की बाइपोलर राजनीति। एक तरफ लेफ्ट का एलडीएफ, दूसरी तरफ कांग्रेस का यूडीएफ। कोई तीसरा विकल्प न होना लेफ्ट के सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारण है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि उत्तर भारत की तुलना में केरल में धार्मिक ध्रुवीकरण कम असरदार रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसे तीसरे मोर्चे को लंबे समय तक मजबूत जमीन नहीं मिल पाई। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अब सवाल है, इस बार का चुनाव लेफ्ट के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। 2024 के आंकड़ों को देखें तो यूडीएफ 111 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि लेफ्ट सिर्फ 18 पर। तीसरे गुट के रूप में एनडीए भी 11 सीटों पर आगे है, यानी लेफ्ट कुछ कमजोर पड़ा है। पिछले साल स्थानीय चुनाव में लेफ्ट को 30 से 35% तक नुकसान हुआ और अब लेफ्ट के लिए सबसे खतरनाक है तीसरा मोर्चा यानी बीजेपी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब केरलम में कम्युनिस्टों के बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी साफ है, केरल में लेफ्ट की पकड़ खत्म हो रही है, लेकिन पहली बार उसे असली चुनौती मिल रही है। ऐसे में ये चुनाव तय करेगा कि लेफ्ट का किला कितना मजबूत है और कब तक टिकेगा।